तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और अर्थशास्त्र चारों किताब से जो एमसीक्यू प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार दोहराए जा रहे हैं, वैसे प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे ताकि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप पूरा का पूरा अंक लेकर आ सकते हैं, ताकि आप A+ ग्रेड में शामिल हो सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न के साथ। और आज का आपका पहला प्रश्न है बच्चों कि फ्रांस में 3 वर्ग कौन कौन से थे। ठीक ना। फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था। ठीक ना। हम लोग पढ़े हैं कि फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी कि 3 वर्ग में बटा हुआ था। तो वो कौन कौन से वर्ग थे? पादरी, कुलीन और सामान्य जनता थे, राजा, मंत्री और सैनिक थे, या फिर किसान, मजदूर और व्यापारी थे, शिक्षक, छात्र और व्यापारी थे। तो देखिए फ्रांस में 3 वर्ग बटा हुआ था। कौन कौन से? तो पहले थे पादरी लोग जो चर्च में काम करते थे। ठीक ना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे थे कुलीन जो वहाँ का शासन व्यवस्था संभाले थे, और तीसरा स्टेट में थे आपकी सामान्य जनता। ठीक ना। तीसरे में कौन थे? सामान्य जनता, जो जिससे टैक्स वगैरह सारा चीज़ कलेक्ट कहाँ से किया जाता था? तो सामान्य जनता ही देते थे। ठीक ना। तो कौन कौन से वर्ग में थे? वो 3 वर्ग, पादरी, कुलीन और सामान्य जनता, यही 3 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किससे जुड़ी हुई थी? ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ किससे जुड़ी हुई थी? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर भारतीय आंदोलन के साथ? तो देखिए टेनिस कोर्ट जो है, टेनिस कोर्ट आपका फ्रांसीसी क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक ना। फ्रांसीसी क्रांति के साथ टेनिस कोर्ट शपथ जुड़ा हुआ है। ठीक ना। जो भी वहाँ पे सभा होती थी वो कहाँ पर होती थी? तो टेनिस कोर्ट में ही होती थी। ठीक ना। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ चीज़ है। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि जैकोबिन, ठीक ना, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? लुई 16वां, नेपोलियन, रोबेस्पियर या फिर वोल्टेयर? ठीक ना। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब का नेता आपका रोबेस्पियर था। ठीक ना। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? रोबेस्पियर था। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि फ्रांस एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना? जैसे भारत के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना, तो उसी प्रकार से फ्रांस गणतंत्र कब बना था? ठीक ना। 1815 ईस्वी को नहीं बना था, 1785 भी नहीं, 1800, तो वो कब बना था? 1792 ईस्वी में। ठीक ना। फ्रांस एक गणतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1792 ईस्वी में फ्रांस एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक ना। यानी कि फ्रांस का जनता के लिए एक अपना संविधान वो लोग तैयार कर लिए थे। फिर अगला प्रश्न है आपका कि 1905 की क्रांति कहाँ हुई थी? ठीक ना। 1905 की क्रांति कहाँ पर हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या फिर इटली में? जितने लोग भी अगर आंसर जान रहे तो कमेंट भी करते जाइए साथ में। तो 1905 की क्रांति कहाँ पर हुई थी बच्चों? तो 1905 की क्रांति आपका रूस में हुआ था। ठीक ना। 1905 की क्रांति कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि लेनिन की वापसी किस ट्रेन से हुई? ठीक ना। लेनिन की वापसी किस ट्रेन से हुई थी? मालगाड़ी, सीलबंद ट्रेन या फिर एक्सप्रेस या लोकल ट्रेन से? तो देखिए लेनिन की वापसी किस ट्रेन से हुई थी बच्चों? तो लेनिन की वापसी सीलबंद ट्रेन से हुई थी। ठीक ना। लेनिन की वापसी सीलबंद ट्रेन से हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी बच्चों? तो 1992 ईस्वी में। ठीक ना। सोवियत संघ की स्थापना कब की गई थी? तो सोवियत संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? ठीक ना। जहाँ पे एक जगह मिल करके खेती करते थे उनको क्या कहा जाता था? मिल, सोखोज, फार्म या फिर कोल खोज? तो सामूहिक खेती को क्या कहते हैं बच्चों? तो सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। ठीक ना। सामूहिक खेती को क्या कहते थे? तो सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता था। ठीक है विनीत, समझ में आ रहा है ना? हाँ, याद करते जाना, परीक्षा में आएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए कि नाजी गुप्त पुलिस क्या कहलाती थी? ठीक है। नाजी गुप्त पुलिस क्या कहलाती थी? गेस्टापो, SS, SA या फिर SBI? तो नाजी गुप्त पुलिस क्या कहलाती थी बच्चों? गेस्टापो। ठीक ना। नाजी गुप्त पुलिस क्या कहलाती थी? गेस्टापो। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि आर्यन नस्ल सिद्धांत किससे जुड़ा है? ठीक ना। आर्यन नस्ल सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? लेनिन, हिटलर या फिर मुसोलिनी या चर्चिल से? तो आर्यन नस्ल सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो आर्यन नस्ल सिद्धांत आपका
हिटलर से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हिटलर से जुड़ा हुआ है। फिर चलिए अगला प्रश्न है आपका कि नूर्नबर्ग कानून किससे संबंधित है, ठीक ना। नूर्नबर्ग कानून किससे संबंधित है, मजदूर, किसान, यहूदी या फिर सैनिक से। तो नूर्नबर्ग कानून किससे संबंधित है बच्चों, तो यह यहूदियों से संबंधित है, ठीक ना। ये किससे संबंधित है, तो यह यहूदियों से संबंधित है। फिर आपका प्रश्न बनता है कि नाजी शासन का प्रतीक कौन है, ठीक ना। इसमें से नाजी शासन का प्रतीक कौन, अर्धचंद्र, चक्र, तारा या फिर स्वस्तिक। तो नाजी शासन का प्रतीक आपका क्या था, स्वस्तिक प्रतीक, ठीक ना। स्वस्तिक किसका प्रतीक था, तो नाजी शासन व्यवस्था का प्रतीक था, ठीक ना। चलिए फिर आपका है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है, ठीक ना। अब हम लोग अब भूगोल में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक ना। कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है बच्चों, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक। तो अंटार्कटिक। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है बच्चों, प्रशांत महासागर, ठीक ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह है, ठीक ना। सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि समताप मंडल में क्या होता है, ठीक ना। समताप मंडल में कौन पाया जाता है, वर्षा, बादल, ओजोन परत या फिर तूफान। तो समताप मंडल में क्या पाया जाता है बच्चों, ओजोन परत, ठीक ना। समताप मंडल में क्या पाया जाता है, ओजोन परत, ठीक ना। साथ में देखते जाओ, रिवीजन करते जाओ, थोड़ा सा बोलते जाओ ताकि याद होते जाएगा, नहीं तो फिर आज पढ़े कल साफ होते जाएगा। तो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में आपका ओजोन परत होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला एक सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, मालवा का पठार, दक्कन या फिर छोटा नागपुर पठार या तिब्बत का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार, ठीक ना। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या फिर सोना का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, ठीक ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, तो बॉक्साइट से, ठीक ना। यार तुम लोग इको क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है, इको पूरा साफ है, कैसे लिखेगा रे। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि थर्मल बिजली का स्रोत है जल, कोयला, हवा या फिर सूर्य। तो थर्मल बिजली का स्रोत कौन है, कोयला है भाई। थर्मल बिजली का स्रोत क्या है, कोयला है। अगला प्रश्न है आपका कि यूरेनियम किस काम आता है, ठीक ना। यूरेनियम किसके काम में आता है, दवा बनाने में, खाद बनाने में, परमाणु ऊर्जा या फिर कपड़ा बनाने में। तो यूरेनियम किसके काम में आता है, परमाणु ऊर्जा, बता दिए इसलिए। अगला प्रश्न देखते क्या है तुम लोग का, लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन है, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो लौह अयस्क का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन है, झारखंड है भाई। झारखंड में तुम यहाँ देखो सबसे पहला लोहा का फैक्ट्री कहाँ पे लगा है, बोकारो में है, तो झारखंड में ना लगा है। तो झारखंड और उड़ीसा में लौह अयस्क का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, ठीक ना, झारखंड और उड़ीसा में। चलो अगला प्रश्न देखो, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता की प्राप्ति, व्यापार, शिक्षा या फिर सेवा। तो राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सत्ता की प्राप्ति करना, उसका सेवा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है भाई। राजनीतिक दल का आज बीजेपी अभी या फिर जेएमएम या कांग्रेस या जो भी अभी राजनीतिक दल है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया हम सत्ता में आ जाए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सत्ता की प्राप्ति करना, जनता का सेवा करना रहे। तो जनता का सेवा करने के लिए उसको चुनाव में लड़ने का कोई आवश्यकता तो है नहीं, वो आराम से ऐसे भी सेवा कर सकता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता की प्राप्ति करना। राष्ट्रीय दल का उदाहरण कौन है, झामुमो, कांग्रेस, आसू या फिर झाविमो। तो राष्ट्रीय दल, यहाँ पे राष्ट्रीय दल कौन है, कांग्रेस है, ठीक ना। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में ही इलेक्शन लड़ती है, ठीक ना। बाकी ये सब क्या है, ये सब तो झारखंड तक ही, ये 1-2 स्टेट तक सीमित है। फिर अगला है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है,
न्याय करना, शासन व्यवस्था को संभाल के रखना, या फिर सरकार पर नज़र या सुरक्षा। तो विपक्ष दल का काम क्या होता है? सरकार पर नज़र रखती है कि अगर सरकार कोई भी थोड़ा सा भी अगर गलत कदम उठाती है तो विपक्ष तुरंत उस पर दबाव डालना शुरू कर देती है, ठीक ना। तो विपक्ष का भूमिका क्या है? सरकार पर नज़र बनाए रखना। फिर गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है? राजतंत्र, एक दल, सैन्य शासन, या फिर कई दलों की सरकार। तो गठबंधन का मतलब क्या होगा कि कई सारी राजनीतिक पार्टियां मिल करके और चुनाव लड़ती क्या सरकार बनाती है, तो उसी को कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कई दलों की सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक ना। चलो लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे आती है? बताओ, लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे आती है? सूचना के अधिकार से, कर, कानून, या फिर सेना से। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे आती है कि हम लोग को क्या मिला हुआ है? सूचना का अधिकार। जो भी कहीं पर भी अगर कुछ भी काम हो रहा है, चाहे आपके गांव में सड़क बना है, नाली बना है, या फिर कुछ भी मतलब सरकारी प्रोजेक्ट काम हुआ है, तो आप उसके बारे में सूचना एकत्र कर सकते हैं, ठीक ना। आप गवर्नमेंट से उसके बारे में सूचना मांग सकते हैं कि इसके लिए कितना फंडिंग हुआ था, कितना काम हुआ है, कितना पैसा लगा, कहाँ कहाँ से मटेरियल आए, ये सारा चीज़ का आप सूचना ब्यौरा ले सकते हैं, ठीक ना। तो यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे हर काम पारदर्शिता के द्वारा, पारदर्शिता से होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोक अदालत किससे जुड़ी हुई है? ठीक ना, लोक अदालत किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा, न्याय, व्यापार, या फिर कृषि से। तो लोक अदालत किससे जुड़ा हुआ है? आपका न्याय से, ठीक ना। लोक अदालत किससे जुड़ा हुआ है? न्याय से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा में कौन सदस्य होता है? ठीक ना, ग्राम सभा का सदस्य कौन है? सचिव, प्रधान, सभी वयस्क, या फिर शिक्षक। तो ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो गांव के सभी वयस्क लोग क्या है? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक ना। गांव के जितने भी वयस्क नागरिक हैं सभी क्या है? ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य का मतलब समझ रहे हो? हैं? गांव में कुछ भी अगर मीटिंग होता है तो मीटिंग में कौन जाता है? गांव का जितना भी लोग है जो थोड़ा सा उम्र दराज है, तभी तो कोई निर्णय ले पाएगा, तो उसी को कहते हैं वयस्क नागरिक, ठीक ना। अगला प्रश्न देखो, महिला आरक्षण कितना है? ठीक ना, महिला आरक्षण कितना है? 10%, 25%, 50%, या फिर 33%। तो महिला का आरक्षण कितना है? 33% है। मलिक अभी तो किताब 33 ही मान के चला है, तो एग्ज़ाम में पूछेगा तो 33 ही लेके चलेगा, ठीक ना। महिला आरक्षण कितना है? तो 33%। 50%। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको 50% ही मार लेना, ठीक ना। 50% बढ़ा है तो 50% ही ले लेना। फिर अगला प्रश्न है आपका कि गरीबी मापन का आधार क्या है? कैलोरी, कपड़ा, घर, या फिर मोबाइल। तो गरीबी मापन का आधार क्या है? कैलोरी। वाह, कौन कितना कैलोरी खाना खा रहा है ना। चलो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे गरीब राज्य, पाठ्यक्रम तुम्हारा किताब के अनुसार से, ठीक ना, भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। वाह, ये नाम बोल याद एकदम रहता है, बिहार को इतना नीचा समझ रखा है। अगला प्रश्न है, साक्षरता बढ़ाने की योजना क्या है? आयुष्मान, उज्ज्वल, साक्षर भारत, या फिर मुद्रा। तो साक्षरता बढ़ाने की योजना कौन है इसमें से? साक्षर का मतलब समझ रहा है? साक्षर और निरक्षर का मतलब, साक्षर मतलब क्या हो गया? कितना लोग पढ़ा लिखा है। निरक्षर मतलब कितना लोग ठेपा छाप है, ठीक ना। जो ठेपा छाप है उसको क्या कहते हैं? निरक्षर। मतलब उसको कोई अक्षर नहीं सोचता है, करिया अक्षर भैंस बराबर, ठीक ना। और साक्षर मतलब क्या हो गया कि वो पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे साक्षरता बढ़ाने की योजना क्या है? साक्षर भारत, यानी कि पढ़ा लिखा भारत। तुम लोग को थोड़ा सा वर्ड में अगर कन्वर्ट करके पूछ दिया जाए ना तो पूरा का पूरा साफ है, कैसे बेड़ा पार होगा तुम लोग रही। मानव पूंजी का अर्थ क्या है? ठीक ना, इसमें से मानव पूंजी का अर्थ क्या है? भूमि, पैसा, मशीन, या फिर कुशल लोग। तो मानव पूंजी का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में किसी भी जगह पे रहने वाले कितने कुशल लोग हैं, वही क्या है? मानव पूंजी है। फिर सेवा क्षेत्र में सबसे तेज वृद्धि किसकी हुई? आईटी, कृषि, खनन, या फिर वनोपज। तो सेवा क्षेत्र में सबसे तेज वृद्धि किसके माध्यम से हुई?
आईटी के माध्यम से, आईआईटी है ना। अगला प्रश्न, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या है? बचत, कुल आय, औसत आय या फिर खर्चा? तो प्रति व्यक्ति आय क्या है बच्चों? औसत आय, ठीक ना। औसत आय को ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं, ठीक ना। ये तुमको 10 क्लास में भी लिखने को मिलेगा, 9 क्लास में भी, 11, 12, जीवन भर ये तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। चलो अगला देखो, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन है? बिड़ला, टाटा, रिलायंस या फिर भेल? तो सार्वजनिक क्षेत्र कौन है? देखो बिड़ला तो ये निजी क्षेत्र में निजी कंपनी है, टाटा भी निजी कंपनी है, रिलायंस भी निजी कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन है? भेल, ठीक ना। सार्वजनिक क्षेत्र कौन है आपका? भेल। उपभोक्ता का अधिकार कौन देता है? ठीक ना, उपभोक्ता का अधिकार कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार, शोषण का अधिकार, कर का अधिकार या फिर दबाव का अधिकार? तो उपभोक्ता का अधिकार इसमें से कौन है? सुरक्षा का अधिकार, ठीक ना। सुरक्षा का अधिकार को ही कहते हैं उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता अदालत का उच्चतम स्तर कौन है? जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या फिर पंचायत? तो उपभोक्ता का अदालत का उच्चतम स्तर कौन है? राष्ट्रीय आयोग, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। हॉलमार्क किससे जुड़ा हुआ है? ठीक ना, जब भी हम लोग कुछ सामान वामान खरीदते हो तो वहाँ पे एगो स्टिकर टाइप का चिपका रहता है जिसको हॉलमार्क कहते हैं, ठीक ना। तो हॉलमार्क किससे जुड़ा हुआ है? लोहा, चांदी, सोना, हॉलमार्क इससे सोना खरीदते, सोना में रहे ना जी, सोना में हॉलमार्क, ठीक ना। तो हॉलमार्क किससे जुड़ा हुआ है? हॉलमार्क किससे रहता है? किसमें? सोना में, ठीक ना। और वही हॉलमार्क से ही ना उस सोना का कीमत क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक ना, उसी की वजह से। तो ये है सोना। हॉलमार्क किससे जुड़ा हुआ है? तो सोना से। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? 1975 ईस्वी, 1991, 2000 ईस्वी या फिर 1986 ईस्वी में? तो उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? 1986 ईस्वी में, ठीक ना। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना है? तो 1986 ईस्वी में। वैश्वीकरण से किसे लाभ होता है? ठीक ना, वैश्वीकरण से किसको लाभ होता है? कंपनियों को, मजदूरों को, किसानों को या फिर छात्रों को? तो वैश्वीकरण से किसको लाभ होता है? कंपनियों को। वैश्वीकरण का मतलब समझते हो? वैश्वीकरण किसको कहते हैं? अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी जाके कंपनी को एस्टेब्लिश करना, वहाँ पर भी अपना फैक्ट्री लगाना, अपना सामान को बेचना, सामान को खरीदना, वहाँ से कुछ सामान मंगा भी सकते हो, कुछ सामान ले जाके बेच भी सकते हो, कंपनी वहाँ जाके खोल भी सकते हो। तो उसी को कहते हैं क्या? वैश्वीकरण। तो इससे किसको फ़ायदा हुआ है? तो इससे सीधा फ़ायदा किसको हुआ है? तो कंपनियों को। एमएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा, लाभ, शिक्षा या फिर विकास? तो एमएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। फिर है विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? ठीक ना, WTO, GDP, FDI या फिर IMF? तो विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? FDI, ठीक ना, FDI। विदेशी निवेश को क्या कहते हैं? FDI। वैश्वीकरण में किसका महत्व बढ़ता है? नदी, जंगल, गांव या फिर बाजार का? तो वैश्वीकरण में किसका सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है? किसका महत्व बढ़ता है? बाजार का, ठीक ना। वैश्वीकरण में किसका महत्व बढ़ जाता है? तो बाजार का। अगला प्रश्न देखिए, संघीय व्यवस्था की विशेषता बताओ, ठीक ना। संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या? शक्तियों का बंटवारा, एक शासन, सैन्य नियंत्रण या फिर राजतंत्र? तो संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? शक्तियों का बंटवारा, ठीक ना। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है बच्चों? शक्तियों का बंटवारा, ठीक ना। राज्य सूची किससे संबंधित है? केंद्र, राज्य सरकार, पंचायत या फिर न्यायालय से? तो राज्य सूची किससे संबंधित है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूची बताए थे, पढ़ाए थे, कभी याद है? तीनों के बारे में कभी जीवन में पढ़े हो, सुने हो नाम? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कभी नहीं सुने हो? ढकने का पानी देखे हो? ढकने में पानी, बोतल वाला ढकनी ले लेना, उसमें हल्का सा पानी ले लेना, आराम से डूब जाना। अब बोलोगे कि उसमें डूबेंगे कैसे? तो ढकने के पानी में डूबा नहीं जाता, ढकने का पानी लेना और नाक के सामने रख लेना, ठीक ना,
और सड़क के हों अपना साफ हो जाना। यार इतना सा नाम नहीं सुने हो, बताए दूरज जी। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन आज तक नहीं। अजी ये लोग इतना बार बल्हाए हैं यार, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, भगवान। संघ सूची जो केंद्र सरकार और राज्य सूची जो राज्य सरकार बनाता है, समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच छोटा सा चीज़ है भाई, इतना सा नहीं जान रहे हो। तो राज्य सूची किससे संबंधित है? तो राज्य सूची नाम से ही पता चल रहा है, राज्य सूची मतलब किससे? राज्य सरकार से। थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करो, आंसर खटाक से दे दोगे। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कानून कौन बनाता है? केवल राज्य, केवल केंद्र, केंद्र और राज्य दोनों, या फिर पंचायत? अभी अभी बताया, बताओ। केंद्र और राज्य दोनों, ठीक ना, समवर्ती सूची में। और वहीं अगर बात करते कि संघ सूची में, तो संघ सूची में कौन बनाता है? केंद्र बनाता है, ठीक ना, राज्य सूची में राज्य। फिर अगला है आपातकाल कौन लगाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद या फिर राष्ट्रपति? तो देश में अगर आपातकाल की स्थिति आ गई तो आपातकाल लगाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ठीक ना। आपातकाल लागू करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर, और आज तक भारत में एक ही बार आपातकाल लागू हुआ है, ठीक ना। और कौन लागू की थी? प्रधानमंत्री। कौन थे? कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक ना। इंदिरा गांधी उस समय वो अपना सरकार बचाने के चलते आपातकाल लागू की थी। वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980, 1972, 1991 या फिर 2005 ईस्वी में? तो वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1980 ईस्वी में। अभयारण्य का उद्देश्य क्या है? व्यापार, वन्य जीव संरक्षण, शिकार या फिर खेती? तो अभयारण्य का मतलब क्या है? वन्य जीव का संरक्षण, ठीक ना। वन्य जीव संरक्षण को ही क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। अगला प्रश्न है जैविक संसाधन का उदाहरण कौन है? ठीक ना, इसमें से जैविक संसाधन का उदाहरण कौन है? कोयला, लोहा, लकड़ी या फिर पेट्रोल? तो जैविक संसाधन का उदाहरण इसमें से कौन है? लकड़ी, ठीक ना, लकड़ी है आपका जैविक संसाधन का उदाहरण। फिर आपका पर्यावरण प्रदूषण का कारण इसमें से कौन है? हवा, पेड़, वर्षा या फिर उद्योग? तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन है यहाँ पे? उद्योग, फैक्ट्री, ठीक ना। फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रही है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, मालवा या फिर बुंदेलखंड? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? दक्कन का पठार, ठीक ना। भारत का सबसे बड़ा पठार का बात किया जाए तो कौन है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे लंबा तट कौन है? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, उत्तरी तट या फिर दक्षिणी तट? तो भारत का सबसे लंबा तट कौन है? कौन है? हाँ, भारत का सबसे लंबा तट कौन है? पूर्वी तट, ठीक ना। गुजरात आपका पश्चिम में है मालिक। सबसे बड़ा तट में अगर स्टेट का बात किया जाए तो फिर वो है, हाँ, और अगर तो स्टेट में ना वो है। अब पूरे भारत का बात किया जाए तो फिर इधर पूर्वी तट है। पूर्वी तट में आपका ये भी तो आ जा रहा है इधर क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसका क्षेत्र ज़्यादा है ना। फिर अब अगला प्रश्न देखिए, मानसून की वापसी कब होती है? मार्च, जून, अक्टूबर या फिर जनवरी में? तो मानसून की वापसी कब होती है? अक्टूबर में। जून में आता है भाई, मानसून जो है वो जून में आता है और जाता कब है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक ना। पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में आते हैं? ठीक ना, पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में आते हैं? शरद, ग्रीष्म, वर्षा या फिर शीत? तो पश्चिमी विक्षोभ किस ऋतु में आते हैं आपका? शीत ऋतु में, ठीक ना। कौन से ऋतु में? शीत ऋतु में। संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? संतुलन, विकास, नष्ट करना, लाभ या फिर व्यापार? तो संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? संतुलित विकास करना, ठीक ना। संसाधन नियोजन का मतलब क्या है? संतुलित विकास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपूर्ण नवीकरण संसाधन का उदाहरण कौन है? सूर्य, कोयला, हवा या फिर जल? तो अपूर्ण नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण इसमें से कौन है?
जिसका पूर्ति हम दोबारा नहीं कर सकते, एक बार ख़त्म हो गया ना तो वो ख़त्म ही हो गया। जैसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं ना, वही है भाई। तो अनवीकरणीय संसाधन यहाँ पे कौन है? कोयला, जो एक बार ख़त्म हो गया तो इसकी पूर्ति हम दोबारा नहीं कर सकते, इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। जल प्रदूषण का कारण कौन है? मिट्टी, पेड़, औद्योगिक कचरा या फिर वर्षा। तो जल प्रदूषण का कारण कौन है? औद्योगिक कचरा, ठीक ना। जल प्रदूषण का कारण कौन है? तो औद्योगिक कचरा है। पवन ऊर्जा का मुख्य क्षेत्र कौन है? पंजाब, बिहार, असम या फिर तमिलनाडु। तो पवन ऊर्जा का प्रमुख मुख्य क्षेत्र कौन है? तमिलनाडु, ठीक ना। पवन ऊर्जा का मुख्य क्षेत्र तमिलनाडु। शिक्षित बेरोजगारी किससे जुड़ी हुई है? पढ़े लिखे युवा के साथ, किसान, मजदूर या फिर व्यापारी। तो शिक्षित बेरोजगारी किससे जुड़ी हुई है? पढ़े लिखे युवाओं के साथ, ठीक ना। पढ़े लिखे युवाओं से जुड़ी हुई शिक्षित बेरोजगारी। फिर आपका कि छिपी बेरोजगारी कहाँ मिलती है? ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ मिलती है? उद्योग में, कृषि में, बैंक में या फिर कार्यालय में। तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ मिलती है बच्चों? तो छिपी हुई बेरोजगारी आपका कहाँ मिलेगा? कृषि में भाई, कृषि क्षेत्र में मिलता है, ठीक ना। छिपी हुई बेरोजगारी जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जहाँ पे 2 आदमी का काम करने का, वहाँ पे 8 आदमी काम कर रहा है। जैसे अभी खेती जाते हो, जैसे जोनरा कोड़ने गए, अभी अलुआ कोड़ने गए, अब आलू कोड़ने गए तो वहाँ पे 2 आदमी का ज़रूरत था, 2 आदमी में दिन भर में सब कोड़ लेते, ठीक ना। लेकिन वहाँ पता चल रहा है पूरा घर का 10 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य सब जाके वहीं दिन भर लगे हुए। तो 2 आदमी के पीछे 2 आदमी क्या है? छिपा हुआ। 2 आदमी के रोजगार के पीछे 2 आदमी क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तो उसी को क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ कृषि क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों को नहीं मिलता है, ठीक ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी का उदाहरण कौन है? कृषि। संगठित क्षेत्र की सुविधा क्या है? इसमें जोखिम होती है, अस्थिरता होती है, पेंशन होती है या फिर असुरक्षा होती है। तो देखिए, संगठित क्षेत्र में जैसे ही आदमी रिटायर होता है उसको क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। लेकिन वहीं असंगठित क्षेत्र का बात करें तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है? ठीक, न्यूनतम मजदूरी तय कौन करता है? किसान, व्यापारी, मजदूर या फिर सरकार। तो न्यूनतम मजदूरी कौन तय करता है? सरकार तय करती है, ठीक। न्यूनतम मजदूरी कौन तय करती है? तो न्यूनतम मजदूरी आपका सरकार तय करती है। लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? ठीक ना, लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? स्त्री पुरुष समान अधिकार, भेदभाव, नियंत्रण या फिर दबाव। तो लैंगिक समानता का अर्थ क्या है बच्चों? स्त्री पुरुष में समान अधिकार, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक समानता। बाल श्रम निषेध किससे जुड़ा हुआ है? ठीक ना, बाल श्रम निषेध कानून किससे जुड़ा हुआ है? बुजुर्गों से, बच्चों से, महिलाओं से या फिर किसानों से। तो बाल श्रम निषेध किससे जुड़ा हुआ है? यह बच्चों से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। किससे जुड़ा हुआ है? बच्चों से। जातिगत असमानता का कारण क्या है? ठीक ना, जातिगत असमानता का कारण क्या है? विकास, शिक्षा, भेदभाव या फिर उद्योग। तो जातिगत असमानता से क्या हुआ है? भेदभाव, ठीक ना। जातिगत असमानता का मतलब क्या है? कि लोगों के साथ भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कौन है? ठीक ना, इसमें से सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कौन है? उत्सव, व्यापार, खेल या फिर नर्मदा बचाओ। तो सामाजिक उदाहरण इसमें से कौन है आपका? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक ना। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा नियंत्रण, शिक्षा, खेती या फिर व्यापार। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? पैसा कौड़ी देखना है ना, यानी कि मुद्रा नियंत्रण। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा नियंत्रण। बैंक ब्याज किस पर नहीं मिलता है? ठीक ना, बैंक का ब्याज किस पर मिलता है? कर पर, जमा पर, जुर्माने पर या फिर दान पर। तो बैंक ब्याज हम लोग को किस पर मिलता है? जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसी से हम लोग को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, ठीक ना। जो पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं उसी का नाम लोग को ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, किसान के लिए या फिर शिक्षक के लिए। तो नाम से ही पता चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, तो ये किससे है? किसान के लिए, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड किसके लिए है? तो यह किसान के लिए। सरकारी संस्था का सिद्धांत क्या है? नियंत्रण, प्रतिस्पर्धा, दबाव या फिर सहयोग। तो सरकारी संस्था का सिद्धांत क्या है? सहयोग करना। सरकारी संस्था का क्या काम है भाई? सहयोग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ठीक ना। हम लोग को मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य कितना है हम लोग का टोटल, याद है, पक्का खा गए। मौलिक कर्तव्य है 11 और मौलिक अधिकार कितना दिया हुआ है, 6 गो, ठीक ना। मौलिक, हाँ, संपत्ति का हटा दिया गया है तो अभी 6 बचल है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि चुनाव सुधार का उद्देश्य क्या है, ठीक ना। लाभ कमाना, लाभ है इसका, पारदर्शिता है, प्रचार है या फिर दबाव है। तो चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, पारदर्शिता लाना, ठीक ना, पारदर्शिता लाना, ठीक ना। जो भी चुनाव में खड़े होते हैं उस पर जैसे उसका इनकम का सोर्स क्या है, वो कहाँ से पैसा कमा रहा है, क्या काम कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सभी चीज़ हर एक नागरिक जान सके, तभी वो सही नेता का चुनाव कर सके, ठीक ना। तो चुनाव सुधार का उद्देश्य क्या है, पारदर्शिता लाना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर जनता। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है, तो इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। खरीफ फसल बोई जाती है, ठीक ना, जून जुलाई में, मार्च अक्टूबर या फिर जनवरी। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई का महीना में, ठीक ना, बरसात के सीजन में, ठीक ना। बरसात के सीजन में जो बोई जाती है उसको क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और जो शीत ऋतु में बोई जाती है उसको क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं, ठीक ना। तो फिर प्रश्न है कि रबी फसल कब काटी जाती है, ठीक ना। जून में, मार्च अप्रैल, सितंबर या फिर दिसंबर में। तो रबी फसल कब काटी जाती है बच्चों, मार्च अप्रैल में, ठीक ना। रबी फसल कब काटी जाती है, तो मार्च अप्रैल में। सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, पंजाब, बिहार, असम या फिर राजस्थान। तो सबसे अधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है, असम है। जैविक खेती का अर्थ क्या है, मिश्रित खेती, मशीन खेती, बड़ी खेती या फिर रसायन मुक्त खेती। तो जैविक खेती का मतलब क्या है कि पूरी तरह से रसायन मुक्त खेती करना, ठीक ना, पूरी तरह से, जिसमें कोई भी खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 80 MCQ प्रश्न देखें और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।